हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने नए सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा कि जो हम कोविड की वजह से हमारा सिलेबस जो कम हुआ है उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपकी जो वीडियो थी आरबीएससी के सिलेबस की वो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो जो मेन जो मोटा मोटा सिलेबस था उसमें क्या हुआ था कि जो क्लास 12th का आरबीएससी का सिलेबस था, जो लास्ट ईयर उसमें कितनी थी 6 यूनिट थी और 16 क्या थे चैप्टर थे। अब की बार जो कोविड के कारण रिड्यूस हुआ उसमें क्या किया कि 40% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया। तो 40% कुछ तो यूनिट हटा दी और कुछ उसमें से क्या कर दिए टॉपिक अलग अलग चैप्टर में से कम कर दिए। तो जो हमारा सिलेबस था उसमें से क्या किया कि 6 में से यूनिट तो बची 5 और चैप्टर बचे 14। इसमें से आपकी एक यूनिट थी एलपीपी, उसको हटा दिया। ये चैप्टर आपका 15वां था और यूनिट आपकी थी 5वीं सॉरी। और कंपोजिट फंक्शन चैप्टर था वो आपका पहला जो चैप्टर था वो आपका पूरी तरह से हटा दिया। यानी अब आपने 14 चैप्टर पढ़ने और 5 आपने यूनिट पढ़नी। पूरा सिलेबस आपका 5 यूनिट से मिलकर बना है जिसमें क्या है 14 चैप्टर है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज़ में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जो कि आपका चैप्टर 6 है। ये कैलकुलस जो आपकी यूनिट है उसका पार्ट है। कैलकुलस सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका वही 80 मार्क्स का ही आएगा। तो कैलकुलस का जो पार्ट था वो क्या था 35 नंबर का है, सबसे बड़ा पार्ट है ये। अब अगर बात करें हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें से पहला चैप्टर है। तो उस पहले चैप्टर में अगर इस 35 में देखें तो एक तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर आपका 8वां चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर आपका इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के यूजेस या एप्लीकेशंस। ये सब चैप्टर मिला के आपके 35 नंबर के बनेंगे। इसमें एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगी। अब सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है क्या, जो हमने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी उसी का जो एक्सपेंड रूप है वो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था क्या कि कोई फंक्शन है, मान लो इस तरह का फंक्शन है, वो फंक्शन आपका डिफ़ाइन हो भी सकता है, वो डिफ़ाइन नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें लिमिट की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, हम उस फंक्शन की बात करते हैं। ये हमारा एक फंक्शन था एफ एक्स बराबर x² - 9/x - 3। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या रहेगा, इस फंक्शन में सारी वैल्यूज आएंगी सिवाय x ≠ 3। यानी इसके डोमेन में x बराबर 3 कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x बराबर 3 यहाँ पे रखें तो ये बन रहा है 0/0। और 0/0 क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये 7 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, इन 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। यानी ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। अब लिमिट का काम क्या होता है, लिमिट का काम ये होता है कि कोई फंक्शन अगर मान लो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हमारा मेन मोटिव जो होता है हमें उस फंक्शन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर लेके आना होता है। तो उसके लिए लिमिट के कुछ मेथड थे, समझ आ गई। तो हम लिमिट के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल से बात करें तो लिमिट क्या होती है, लिमिट एक अप्रोच होती है कि जिस चीज़ पर हम पहुंच नहीं सकते हम उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, लिमिट है। जैसे हमने देखा कि x बराबर 3 पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल लाइन पे 3 था नंबर। तो 3 को हम क्या करेंगे, दो तरह से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि 3 पर तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, 3 के आसपास में फंक्शन का बिहेव देखेंगे कि 3 के आसपास में फंक्शन का बिहेव क्या है। तो 3 के पास जाने के दो मेथड है, एक तो ये है कि आप लेफ़्ट साइड से 3 की तरफ जाओ और एक है आप राइट साइड से 3 की तरफ जाओ। तो दो तरह से हम 3 को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ही हम 3 को अप्रोच करें तो फंक्शन हमारा किस वैल्यू को अप्रोच करता है वही आपके फंक्शन की क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। अब वही काम हम यहाँ पे देखेंगे।
कि फंक्शन अगर 3 पे एग्जिस्ट नहीं करता तो 3 के बिल्कुल पास में हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। लिमिट हमें क्या बताएगी, उस फंक्शन की नेचर, 3 के आसपास उस फंक्शन की नेचर क्या है। हम लिमिट के बारे में बात करें तो लिमिट के बारे में मैंने एक विशेष नोट डाल रखा है कि लिमिट का मतलब सिर्फ अप्रोच होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। यानी जैसे हम लिखें लिमिट x टेंस टू ए, x टेंस टू ए का मतलब कि x कोई वैल्यू है जो a को अप्रोच कर रही है, ये एग्जैक्टली a नहीं है। तो ये हमने देखा था 3 को अप्रोच करने के दो मेथड है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम राइट साइड से 3 को अप्रोच करेंगे तो राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी, तो हमने लिख दिया 3 प्लस समथिंग, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 3 से कम होगी तो उसको हम लिख दिया 3 माइनस समथिंग। अब ये जो हमने स्मॉल राशि ली है उसको हमने h मान लिया, h हमने मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस एच, और इधर जो वैल्यू होगी वो 3 माइनस एच होगी। h आपकी बहुत छोटी राशि, h टेंस टू 0 यानी h 0 को अप्रोच कर रही। तो लिमिट को लिखने का तरीका क्या होगा कि हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंस टू 3 f(x). इस फंक्शन की लिमिट x जब 3 को अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमने रख दी लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। इस तरह से लिमिट को लिखा जाता है। अब लिमिट का मैंने अगर देखा जाए तो लिमिट के बारे में हम निकालने का क्या तरीका रहेगा, निकालने का यही तरीका कि हम 3 को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो लेफ़्ट से 3 की तरफ यानी 3 माइनस एच से 3 की तरफ, और एक हम 3 प्लस एच से 3 को अप्रोच कर सकते हैं। दो तरीके से हम 3 को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने पहले लिया 3 माइनस एच से हम क्या करते हैं 3 को अप्रोच करते हैं, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एच f(x) बराबर, ये हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एच x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो ये हो गया लिमिट, इसको दूसरा लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया 3 माइनस एच पुट कर दिया। तो इस तरह की जो लिमिट थी उसको हम कहेंगे, लेफ़्ट से 3 की तरफ अप्रोच किया तो उसे हम बोलेंगे लेफ़्ट लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट या लेफ़्ट लिमिट। इसी तरह से निकालने के तरीके के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड है इसका समझते हैं। फिर हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एच f(x), यानी आप राइट से 3 को अप्रोच कर रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एच x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। या इसको लिखने का दूसरा तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह आपने 3 प्लस एच रख दिया, यानी राइट से आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे राइट लिमिट। अब अगर हम दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के जो मेथड हैं हम उनको लगाएं और लगाने के बाद हम इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर क्या आए, आंसर क्या आए लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकाल लें, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकाल लें। ये दोनों निकालने के बाद लिमिट के मेथड लगाएंगे, और निकालने के बाद अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ जाए बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की क्या करती है लिमिट एग्जिस्ट करती है। समझ आ गई, यानी दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। अब अगर लिमिट की परिभाषा के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, यदि f(x) कोई फलन है, कोई फंक्शन है जो x बराबर a पे परिभाषित भी हो सकता है अपरिभाषित भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंडिटर्मिनेट फॉर्म में जाए, वो आपका परिभाषित भी हो सकता है। तो x बराबर a के बहुत पास में फलन f(x) अगर परिभाषित है तथा एक वास्तविक संख्या, यानी उस पॉइंट पे तो हो सकता है वो परिभाषित हो या ना हो, लेकिन उस a के बिल्कुल पास में, a के बिल्कुल पास का मतलब a प्लस एच पे या a माइनस एच पे अगर फंक्शन एक फ़िक्स वैल्यू को अप्रोच करता है तो उस फिक्स वैल्यू को हम अगर l मान लें तो उस l को ही हम क्या कहेंगे फंक्शन की लिमिट कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर x a को अप्रोच करे तो a को अप्रोच करने के दो मेथड है, लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तब f(x) टेंड्स टू क्या रहेगा l, यानी f(x) अगर l को अप्रोच करता है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन की लिमिट क्या है l है। अब उसको लिखने के दो तरीके हैं अलग अलग। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, उसको हमें लिख सकते हैं fa माइनस 0। fa माइनस 0 का मतलब भी क्या है कि आपके फंक्शन की ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब माइनस में 0 लगा के लिख दिया। दूसरा तरीका लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x), इसका मतलब भी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। या तीसरा तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, यानी इन लिमिट को दर्शाने के डिनोट करने के ये तरीके हैं। फिर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो उसको लिखने का तरीका क्या है fa प्लस 0, a में कुछ जोड़ा। फिर आपके पास इसको लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), या इसको लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h।
अब अगर हम मान लो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों लिमिट आपस में क्या रहेंगी, बराबर। उन दोनों लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको लिख सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो ये लिमिट के बारे में मोटी मोटी बातें थी। अब अगर हम बात करें लिमिट की विधियों के बारे में कि निकालने के मेथड्स क्या हैं, तो पहला मेथड आता है सब्सटीट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1/2 + x, इसकी x बराबर 2 पर आपने लिमिट निकालनी है। अब फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये फंक्शन कहाँ परिभाषित है और कहाँ परिभाषित नहीं है। अगर x बराबर -2 रखें तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही। इट मीन्स आपका फंक्शन x बराबर -2 पर डिफाइन नहीं है, यानी x बराबर -2 इस फंक्शन की का डोमेन में नहीं आएगा। अब हम लिमिट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं RHL f2 + h। ये कौन सी लिमिट होती है, 2 में आपने कुछ ऐड करी है, तो इसको हमने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, या इसको आप लिख दो f2 + 0 2 - 0, लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h 2 + h। अब जहाँ जहाँ पे आपके फंक्शन में x है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, 2 + h रख देना है। तो इस x की जगह हमने रख दिया 2 + h, 1/2 + 2 + h। अब h टेंस टू 0 पुट कर दो, ये बन गया 1/2 + 2 + 0 बराबर 1/4, यानी ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हमने x की जगह क्या रखना है, f2 - h 2 - 0, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h, तो हमने अपने फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 2 - h। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/2 + 2 - h। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये बनेगा 1/4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, बराबर, दोनों 1/4 आ गई। तो इस फंक्शन की क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसी के बारे में x बराबर -2 पे लिमिट निकाल के देखते हैं। तो x बराबर -2 पर फंक्शन है, वो क्या करता है, फंक्शन तो आपका डिफाइन है ही नहीं। अब x बराबर -2 पर लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट निकाल के देखेंगे तो क्या होगा, f -2 + h, या -2 + 0 कर दो इसको, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f -2 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, 2 + -2 + h, जहाँ जहाँ पे आपके फंक्शन में x है वहाँ पे आपने -2 + h रखना है। ये फंक्शन था आपका 1/2 + x, तो x की जगह हमने रख दिया -2 + h। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, यानी ये वैल्यू h की जगह 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, 0 नहीं है, ये इन्फिनिटी है, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। लिमिट है इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि लिमिट के बारे में हमने क्या कहा, लिमिट क्या है, एक अप्रोच है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो इट मीन्स लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, समझ आ गई। तो लिमिट का मतलब ही क्या होता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसको अप्रोच कर सकती है, उसकी और जा रही है। तो ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी। अब अगर बात करें फंक्शन में, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, f -2 - 0, तो बन गया लिमिट h टेंस टू 0 f -2 - h। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1/2 + -2 - h, 2 से 2 फिर कट गया, ये बना -1/h। -1/h का मतलब लिमिट आ गई -इन्फिनिटी। अब लिमिट, एक लिमिट इसकी राइट हैंड लिमिट है जो किसको अप्रोच कर रही है, +इन्फिनिटी को, और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, -इन्फिनिटी को। तो ये दोनों अप्रोचेस क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर दोनों अप्रोचेस अलग अलग है तो ये लिमिट आपस में बराबर नहीं है, समझ आ गई। तो इट मीन्स इस फंक्शन की x बराबर -2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन था वो परिभाषित हो भी सकता है और परिभाषित नहीं भी हो सकता, दोनों आपके तरीके हैं ये। अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन विधि। दूसरी विधि आती है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जिसमें हम किसी फंक्शन के गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे। ये लिमिट का मेथड है। ये फंक्शन दे दिया, मान लो एफ एक्स आपके पास, लिमिट x टेंस टू 3 x² - 9/x - 3,
इस फंक्शन की आपने x टेंस टू 3 पे लिमिट फाइंड करनी। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फैक्टराइजेशन का दूसरा मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब जहाँ पे इस तरह का फंक्शन आ गया, तो ये 0/0 फॉर्म वाला फंक्शन है, तो इसकी लिमिट निकालनी। तो इसको लिमिट निकालने के तरीके हम जैसे हमने देखा कैसे इसके फैक्टर किए जा सकते हैं ऊपर वाले के। x² - 9 को लिखा जा सकता है x - 3x + 3, तो हमने लिख दिया। लिखने से क्या होगा, x - 3 आपका कट जाएगा, यानी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ गए। तो ये बचा लिमिट x टेंस टू 3 x + 3। अब x की जगह सीधा 3 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x की लिमिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये सिर्फ लिमिट का मेथड है, सीधा हम इस तरह से नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान रखना है। सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही बदल जाएगा। कैसे, ये हमारे मन में तो ये भी आ सकता था कि ये x² - 9/x - 3 है, तो पहले भी तो इसके फैक्टर हो सकते थे, फैक्टर करके हम काट देते इसको। लेकिन उस वैसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या, ये एक फंक्शन है, इसके डोमेन में x0 = 3, इसके डोमेन में x = 3 नहीं आ रहा है। अब अगर हम पहले फैक्टर कर देते तो ये फंक्शन क्या बन जाता, अगर हम पहले फैक्टर कर देते तो ये बनता x - 3 x + 3/x - 3, आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या x + 3, यानी ये फंक्शन कितना बचा, सिर्फ x + 3 है। अब इस x + 3 के बारे में देखें तो इसका तो डोमेन में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी ऑल रियल वैल्यू इसके क्या है, डोमेन, यानी x आप कोई भी रियल वैल्यू रखो आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यानी इस फंक्शन के डोमेन में तो 3 आ नहीं रहा था, लेकिन इसमें तो सारी वैल्यू आ गई, इसमें 3 आ गया, यानी दोनों फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन अलग हो गया। अब हमने देखा था कि दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, यदि दोनों का डोमेन, कोडोमेन और फंक्शन आपस में इस तरह से बराबर हों, तब हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन आपस में बराबर हैं। इट मीन्स इनका डोमेन ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों फंक्शन भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि पहले हम ऐसे नहीं कर सकते, लिमिट के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल था। फिर हमारे पास आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयकरण। जब भी रूट वाली वैल्यू आए और वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में बन रही है तो हम रेशनलाइजेशन वाला तरीका अपनाएंगे। हम जो हमारी दिक्कत होगी हम उसको रेशनलाइजेशन वाले तरीके से दूर करेंगे। जैसे ये फंक्शन दे दिया, लिमिट x टेंस टू 4 3 - √5 + x/1 - 5 - सिर्फ इतना फंक्शन। अब इसमें अगर सीधा 4 पुट करके देखें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 + √5 - x से मल्टीप्लाई और 1 + √5 - x से डिवाइड कर दिया। फिर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो किया 3 + 5 + x √5 + x और 3 + √5 + x कर दिया। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, ये इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई, तो ये तो बनेगी इतनी टर्म a - b और a + b, a - b a + b, a² - b²। तो ये हमारा बनेगा 3 का स्क्वायर - √5 + x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर - √5 - x का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास टर्म कौन सी बचेगी, ऊपर तो बचेगा ये और नीचे बचेगा ये हमने यहाँ लिख दिया, समझ आ गई। तो ये बचा 9 - 5 + x 1 - 5 - x और साथ में ये रूट वाली वैल्यू। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4, ये बन गया 4 - x -4 + x इंटू 1 + √5 - x 3 + √5 + x। अब हम इसमें देखा जाए, हमारा लिमिट में मेन मकसद वही है कि हमें फंक्शन में किसी भी तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन किसकी वजह से रही है, इसकी वजह से अब बन रही थी, तो इससे हम क्या आ रहे हैं बाहर रेशनलाइजेशन करके। तो कैसे आएंगे बाहर, हम अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा x - 4 और नीचे भी x - 4 है, तो ये आपस में कट ही जाएगा। तो यहाँ क्या बचा -1, ये बचा 1 + √5 - x 3 + √5 + x, तो ये बच गया -1 इंटू 1 + √5 - x 3 + √5 + x। तो यहाँ लिमिट हम पुट कर दें सीधी सीधी, तो ये बन गया 1 + √5 - 4 3 + √5 + 4। तो ये वैल्यू कितनी बची, -1 1 + 1/3 + 3, यानी -2 + 6। आपका आंसर आ गया -1/3। फिर कुछ प्रसार विधि है, प्रसार विधि में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी दे रखी हैं, वो भी आपने याद करनी है और प्रसार भी याद रखने। अगर कोई क्वेश्चन मान लो किसी तरीके से नहीं हो रहा तो वो प्रसार से आप कर सकते हो, जिसके प्रसार आपको दे रखे हैं वो प्रसार आपने याद करने हैं, वो 11th क्लास की बुक में आपको दे रखा है।
फिर आता है सिंप्लीफिकेशन मेथड, ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। सिंप्लीफिकेशन मेथड करेंगे तो ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, मान लो लिमिट 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये बच गया 0/0 फॉर्म, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 रखेंगे तो कोस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, बन गया 1 माइनस 1/0 यानी 0/0 फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज उनको यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और साइन का भी हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो साइन से आपका साइन कट गया, बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 बटे कोस एक्स बाई 2, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई 2, आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ये आपकी लिमिट आ गई। फिर इसी में आता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के बारे में हमें याद क्या रखना है, जैसे मान लो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, ये 0/0 फॉर्म में ही अप्लाई होगा। डीएल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाना है, ऊपर वाले का अलग अवकलन करना है, नीचे वाले का अलग। बेसिक से अवकलन आएंगे जो आपको आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, बेसिक फार्मूलाज, बाकी जो ज़्यादा होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, तो ऊपर वाले का अवकलन करने का मतलब x² माइनस 9 इसका आपने d/dx करना है। सबसे पहले x² का होगा, x² का कितना होता है 2x माइनस 9 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, बटा में x माइनस 3 का अगर करेंगे d/dx ऑफ x माइनस 3, तो सबसे पहले x के विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, और 3 क्या है कांस्टेंट, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, तो 2x/1, तो ये हो गया 2 × 3 = 6। चाहे एक ही क्वेश्चन को आप 2 से 3 मेथड से कर सकते हो, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ x² माइनस 9 वाले को फैक्टराइजेशन से भी किया था, और हमने डीएल हॉस्पिटल से भी करके देख लिया। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी की, ये लिमिट का बेसिक था, अब हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। अब हम देख रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए। अब कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दो कि अगर हमारा फंक्शन दे दिया कोई, उसमें हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है आर राइट हैंड लिमिट। अब उसी पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन का मान निकाल के देखना है। अगर वो फंक्शन का मान भी आपका क्या आ जाए, यहाँ क्या आ जाए लिमिट के बराबर ही आ जाए, तब हम कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन परिभाषित है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब आपका फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन था, इस फंक्शन में हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, तो राइट हैंड लिमिट भी 1/4 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 1/4 आई थी। अब अगर फंक्शन का मान निकालें 2 पे, तो वो भी क्या आ गया 1/4, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया x बराबर 2 पे। समझ आ गई, यानी आपने क्या निकालना है, लिमिट तो निकालनी। लिमिट निकालने के बाद आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आप फंक्शन का मान चेक करो। अगर तो फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तब तो वो हम उसकी लिमिट निकालेंगे। अगर वो फंक्शन उस वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। समझ आ गई, ये आपने याद रखना है। अब हमें क्या देखना है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, x बराबर 2 पे मान एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन आपका उस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये लिमिट हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, वही आपने करना है। बस ये चीज़ याद रखनी है, LHL राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, और फंक्शन का मान उस पॉइंट पे, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब उसी फंक्शन की x बराबर -2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो वो फंक्शन भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था 1/2 -2 पे, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बन रही थी, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि आपके फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम बात करते हैं जी एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, ये फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x माइनस मोड ऑफ x बटे x, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 1 जब x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पे आपने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है।
हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स है वो दो तरह से वैल्यू देता है। मॉड ऑफ एक्स के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। मॉड ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज़। अब इन रियल वैल्यू में वो अलग अलग वैल्यू देता है। रियल वैल्यू जब आपका x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो है तब आपके फंक्शन की वैल्यू x रहती है, और जब x लेस देन जीरो है तब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? माइनस एक्स आती है। फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू हम मान लो मोड 2 है तो आपकी वैल्यू 2 ही आती, और अगर -2 होता तो भी क्या आती? 2 ही आती। तो -2 से 2 बना कैसे? जब x आपका लेस देन जीरो है तो -2 के आगे आपने माइनस किया तब ये प्लस का 2 बना। इट मीन्स जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मोड हमेशा वैल्यू क्या देगा? -x देगा। समझ रहे? यानी x की वैल्यू जब -2 थी तो क्या हो गया? -2। तो ये हम याद रखेंगे। अब ये जो मॉड ऑफ x की वैल्यू थी, x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब x ग्रेटर देन जीरो हो चाहे x लेस देन जीरो हो। अब हम ये वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करते हैं। जब x ग्रेटर देन जीरो है तब मोड की वैल्यू क्या रहेगी? x रहेगी, वो x हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स बटे एक्स। और जब x लेस देन जीरो है तब हमारे मोड की वैल्यू क्या रहती है? -x, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा x माइनस माइनस एक्स बटे एक्स। ये वैल्यू हमने रख दी और x बराबर जीरो पे वैल्यू 1 दे रखी है तो ये बना फंक्शन हमारा जीरो। x माइनस एक्स बटे एक्स का मतलब जीरो बन गया। x माइनस एक्स कितना हो गया? जीरो। जीरो बटे कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये आएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा x प्लस एक्स बटे एक्स, यानी 2x बटे एक्स, और ये वैल्यू हमें 1 दे रखी है। ये बन गई ओवरऑल वैल्यू 0, 2 और 1। अब बात करते हैं हम लिमिट की। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? f0 माइनस जीरो, 0 माइनस जीरो। अब 0 माइनस जीरो किया तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू जीरो f0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है तब आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। फिर आता है f0 प्लस जीरो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। और f0 पे आपकी वैल्यू कितनी है? 1 है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। इट मीन्स आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इट मीन्स आपका फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। समझ आ गई? अब आगे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है? f(x) बराबर e की पावर 1/x बटे 1 प्लस e की पावर 1/x, जब फंक्शन की वैल्यू x नॉट इक्वल टू जीरो और x बराबर जीरो पे आपका फंक्शन क्या है? जीरो है। x बराबर जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब लिमिट निकालनी है हमने। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? f0 प्लस जीरो, 0 प्लस जीरो का मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो f0 प्लस h। तो ये लिख दिया हमने लिमिट h टेंस टू जीरो। जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे x की जगह हमने क्या रखना है? 0 प्लस h रखना है। x की जगह 0 प्लस h रख दो तो ये बना e की पावर 1/0 प्लस h, नीचे e की पावर 1/0 प्लस h। यानी ये बना क्या? लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर 1/h बटे e की पावर 1/h। अब अगर जीरो पुट कर दें तो ये बनेगा e की पावर 1/0 बटे 1 प्लस e की पावर 1/0। अब 1/0 का मतलब e की पावर इन्फिनिटी बटे 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी, यानी ये तो बन गया इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, यानी n निर्धारक रूप। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो वह वो कैसे करेंगे? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पावर को नेगेटिव बना दो। नेगेटिव बनाने से क्या होगा कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा जिससे वो जीरो बन जाएगा। कैसे करेंगे हम? e की पावर 1/h पढ़ा था, नीचे से हमने क्या किया? e की पावर 1/h को बाहर कॉमन ले लिया तो नीचे बचा क्या? 1/e की पावर 1/h प्लस 1। अब होगा क्या? e की पावर 1/h से e की पावर 1/h का कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या? लिमिट h टेंस टू जीरो 1/1 प्लस e की पावर 1 प्लस h प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -1/h प्लस 1। अब अगर लिमिट पुट करें e की पावर -1/h है, h की जगह जीरो पुट कर दिया, e की पावर -1/0, ये बन गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी। 1/e की पावर इन्फिनिटी का मतलब 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मतलब जीरो हो गया।
यानी ये बचा क्या आपका 0 आंसर आपका आया। यानी ये ओवरऑल क्या बचा 0, ये आपका 1 पड़ा था तो 1/0 + 1 कितना आ गया 1 आ गया। फिर आता है लेफ्ट हैंड लिमिट f0 - 0, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर दो 0 - h, e की पावर 0 - h बटे 1 प्लस e की पावर 1/0 - h। तो ये हमारा बच्चा e की पावर -1/h बटे 1 प्लस e की पावर -1/h। तो ये सीधा सीधा बन गया अपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। e की पावर -1/0 करेंगे तो e की पावर -∞ बनेगा और e की पावर -∞ क्या होता है 0 होता है। तो ये बना क्या, जहाँ जहाँ e की पावर -1/h है वहाँ रखेंगे लिमिट तो ये बनेगा 0 और ये भी बनेगा 0, तो बनेगा 0/1 + 0 कितना आ गया 0। अब अगर बात करें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो हमारी आई थी 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0, तो लिमिट आपस में बराबर नहीं आई। अगर लिमिट बराबर नहीं है तो इट मीन्स आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। और दूसरी चीज़ इसमें हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी फ़ंक्शन की वैल्यू के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 0 आई थी और x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना था 0 था और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0। यानी LHL लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट आपस में बराबर है। इट मीन्स इस तरह से अगर आ जाए तो ये क्या होगा लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस है, राइट साइड से कंटिन्यूस नहीं है, इसे बोलते हैं वन साइडेड कंटिन्यूस। और अगर मान लो ये ऐसे हो जाता कि RHL की वैल्यू 0 आ जाती और वो फंक्शन की लिमिट के बराबर आ जाए, या आप ऐसे बोल लो कि हमें फंक्शन की वैल्यू 1 दी होती, हमारी लिमिट कितनी आई RHL कितनी आई 1, यहाँ पे x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी दी होती 1, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर, तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका राइट साइड से कंटिन्यूस है। समझ आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आ गया वन साइडेड कंटिन्यूस फंक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है। पहले तो हमें क्या चेक करनी होगी कंटिन्यूटी, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें दे दिया जाएगा कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, उसमें कोई अननोन वेरिएबल दे दिया, उस अननोन वेरिएबल जैसे इसमें सी दे रखा है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन यूज़ करके आपने उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या होता है, x बराबर 0 पे हमने फंक्शन को क्या दे दिया कॉन्टीन्यूस, तो c का मान ज्ञात करो। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो हमें पता है कि ये चीज़ बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पे। अब लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो हम उस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) आपने रख दिया 1 - cos cx बटे x sin x। अब इस फंक्शन को अगर बात करें इस फंक्शन की, तो ये 0/0 फॉर्म का फंक्शन है, तो इसमें एल हॉस्पिटल से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो आपकी बुक वाला मेथड है उसको हम देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है उसमें हमने क्या दिया है, पहले हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ किया। 1 - cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, वो हमने यूज़ कर लिया। x की जगह यहाँ पे क्या है cx, तो ये बन गया 2 sin स्क्वायर x cx/2 और नीचे हमारे में क्या था x sin x, उसको हमने नहीं छेड़ा, वैसे का वैसे पढ़ा है। अब हम एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे कि अगर इस तरह से दे रखा हो कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका मान कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से अगर 10x/x हो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x बराबर 1 होता है, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट का हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जो एंगल साइन के अंदर दे रखा है अगर वो एंगल 0 को अप्रोच करता है तब इस फॉर्म की सारी लिमिट क्या होंगी आपकी sin x/x फॉर्म की जितनी भी लिमिट होंगी उसका मान कितना रहेगा उस एंगल के ऊपर 1 रहेगा। तो हम भी यहाँ ये यूज़ कर लेते हैं, ये 2 sin स्क्वायर cx/2 था, इसको 2 sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 sin cx/2 का होल स्क्वायर।
सी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो हमने भी इसको ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद हम कोशिश करते हैं इसको इस फॉर्म में बनाने की। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये अंदर था साइन सी एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे भी वही एंगल बनाते हैं, सी एक्स बाई टू ही हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये साइन सी एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर था, तो नीचे भी हम अगर सी एक्स बाई टू लिखना चाहें, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। इट मीन्स हुआ क्या कि हमने भाग दिया किससे, सी एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से। तो हमें सी एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से गुणा भी करना पड़ेगा, तो हमने ये गुणा भी कर दिया। समझ आ गई। हम इसको साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म बनाना चाहते थे। अब की बार एक्स की वैल्यू कितनी है, पूरी सी एक्स बाई टू है, तो हमने सी एक्स बाई टू पूरी वैल्यू ले ली। नीचे भी हमें वही एंगल बनाना है, तो हमने सी एक्स बाई टू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, क्योंकि उस पूरे के ऊपर स्केयर था, तो यहाँ इसके भी ऊपर क्या आएगा, स्केयर आएगा। तो हमने सी एक्स बाई टू से डिवाइड किया, ऊपर उसका स्केयर था तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, सी एक्स बाई टू के होल स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बना क्या, ये हमारा बना सी स्केयर एक्स स्केयर बाई फोर, और ये हमने अंदर ये लिमिट बना दी, और बाहर आपके पास क्या है, एक्स साइन एक्स। अब कुछ चीज़ें जो कट रही हैं उनको काट दो। काटेंगे कैसे, देखो, काटने का तरीका, ये जो नीचे वाला एक्स था ये इस एक एक्स से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सी स्केयर एक्स बाई फोर, और नीचे ओनली साइन एक्स। अब देखो ये क्या बना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू आपका पड़ा है, ये बन गया साइन सी एक्स बाई टू बटे सी एक्स बाई टू का होल स्केयर इंटू सी स्केयर बाई फोर। हम इस एक्स को क्या लिख सकते हैं, नीचे ले गए वन बाई एक्स, ये ऊपर था, इसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा वन बाई एक्स, तो हमने लिख दिया इसको वन बाई एक्स। अब लिमिट को अंदर भेज दो, जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लो। ये हो गया टू सी स्केयर बाई फोर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन सी एक्स बाई टू बटे सी एक्स बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। अब यहाँ जहाँ स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, क्योंकि हम देखें अगर एक्स टेंस टू जीरो हुआ तो सी एक्स बाई टू टेंस टू भी जीरो होगा, क्योंकि एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये सी बाई टू का तो कोई लॉजिक नहीं रहा, ये तो एक कांस्टेंट है। अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो सी एक्स बाई टू भी क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, वन रहेगी, और नीचे वाली लिमिट भी कितनी रहेगी, वन रहेगी। तो ये बन गया सी स्केयर बाई टू इंटू वन स्केयर बटे वन। ओवरऑल आंसर क्या बचा, सी स्केयर बाई टू, यानी हमारे फंक्शन की लिमिट कितनी आई, सी स्केयर बाई टू। अब हमें दे रखा है कि ये लिमिट तो हमने ज्ञात कर ली, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर रहेगी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है वन बाई टू। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या बचा, सी स्केयर बाई टू, सी स्केयर बाई टू, ये हमारी लिमिट आई, और एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन का मान कितना था, वन बाई टू। तो हमने लिख दिया सी स्केयर बाई टू किसके बराबर आएगा, वन बाई टू के। टू से टू कैंसिल आउट, सी स्केयर बराबर कितना बचा, वन। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस वन। ये हमारा कॉन्टीन्यूटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। दूसरा जो इसमें पूछा जा सकता है वो इस तरह का एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपका कॉन्टीन्यूटी में भी है, डिफरेंशियबिलिटी में भी है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स की पावर एम साइन वन बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो। हमें जो एम दे रखा है, एम के लिए आपने वह कंडीशन फाइंड करनी है जिसके लिए आपका फंक्शन एक्स बराबर जीरो पे क्या रहे, कंटिन्यूस रहे। समझ आ गई। हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, हमें एम के लिए वो कंडीशन ज्ञात करनी है कि एम कैसा हो कि आपका फंक्शन क्या बने, कंटिन्यूस बने। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूस करना है, तो हमें तीन चीज़ें ज्ञात करनी है, लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू। तो हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू तो हमें दे रखी है, एफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ये हमें दे रखा है। अब हम लिमिट निकाल के देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कंटिन्यूस करना है, तो कंटिन्यूस के लिए हमारी लिमिट भी बराबर होनी चाहिए। तो हम इस लिमिट के बजाय हम एक लिमिट निकाल लेते हैं, ये वाली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, कि हम मान ही लेते हैं कि फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस है ही, तो हमें उस एम की कंडीशन निकालनी। तो क्या करेंगे, हम एक लिमिट निकाल लो, चाहे लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड, कोई भी निकाल सकते हो आप। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, तो ये बन गया लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच साइन जीरो माइनस एच,
0 माइनस एच की पावर m, 0 माइनस एच की पावर क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में m दे रखी है, ये आप लिख लेना। तो ये बना हमारा माइनस एच की पावर m साइन माइनस 1/h। अब हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख दिया, माइनस एच को लिख दिया -1 की पावर m और h की पावर m लिख सकते हैं। -1 को आपने बाहर निकाल लिया तो कितनी बार आएगा, m बार आएगा, तो m हमने पावर लिख दी। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये -1 साइन 1/h। तो ये बना -1 की पावर m+1। -1 की पावर कुछ भी करो तो आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा -1 की पावर कुछ भी रखते हैं तो ये बनेगा -1 की पावर m+1। ये बन गया -1 की पावर m+1। ये कांस्टेंट वैल्यू ये हमने बाहर निकाल ली। बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। तो ये बन गया -1 की पावर m+1। अब 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा 0 की पावर m साइन 1/0। अब -1 की पावर m+1 होगी, 0 की पावर m साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, साइन इन्फिनिटी का मतलब साइन की क्यों कुछ भी वैल्यू पुट करो, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, साइन के बीच में कोई भी एंगल हो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, -1 से लेके 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो वो हमने लिख दिया। ये बचा -1 की पावर m+1, 0 की पावर m, -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू। अब अगर -1 की पावर m+1 को चेक करें तो ये जब m बराबर -1 हुआ तो ये बनेगा -1 की पावर 0, -1 की पावर 0। ये तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यानी कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख दो, हमेशा आपकी रियल वैल्यू रखने पर आपकी ये वैल्यू तो डिफाइन है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ 0 की पावर m पे, ये वैल्यू भी फाइनाइट है, ये वैल्यू भी फाइनाइट है, 0 की पावर m पे हमारी दिक्कत आ सकती है। तो उसको हम चेक करते हैं कि m के लिए 3 कंडीशन पॉसिबल है। पहला केस कि अगर m लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा। अगर m लेस देन 0 हुआ तो हमने मान लिया कि m कोई वैल्यू है वो माइनस में, m बराबर -k। तो अगर हम लिख दें 0 की पावर -k, 0 की पावर -k को कैसे लिखा जा सकता है, 1/0 की पावर k। 1/0 का मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर m लेस देन 0 हुआ तो ये लिमिट आपकी डिफाइन नहीं होगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, फंक्शन आपका क्या रह जाएगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। फिर अगर m बराबर 0 करें, 0 करेंगे तो ये भी 0 की पावर 0 बन जाएगी, n दर रूप हो जाएगा, तब भी नहीं काम बनेगा। अब अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ, m ग्रेटर देन 0 है तो 0 की पावर m बचेगी, और 0 की पावर m ग्रेटर देन 0 है, कोई भी वैल्यू करो तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी एक ही केस है जिसमें आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस रह रहा है, वो कौन सा है, m ग्रेटर देन 0। तो m के लिए वो कंडीशन बन गई कि जब m ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस रहेगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो ये आपका कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट था। कॉन्टीन्यूटी में जितने मैंने एग्जांपल करा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसी पे बेस आपके चैप्टर में क्वेश्चन है। तो जो भी डाउट अगर कोई हो तो वो आप मुझे बताइएगा। आगे जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा जो रहेगा वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी का जो पार्ट बचा है वो करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।